अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुखालिफिन पर एनआरओ का इल्ज़ाम लेकिन अपने लिए रिलीफ का इंतज़ाम। इमरान खान जिन तरामीम को करदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हीं तरामीम के बहाल होने पर अब रिलीफ के तलबगार भी बन गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से आज 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। खान साहब की जानिब से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को दुरुस्त करार दिया है। नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत कैबिनेट के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन भी जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा। अदालत उज़्मा का फैसला आने के बाद दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है, लिहाजा बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बानी एक जानिब तो इस कानून के तहत रिलीफ के तलबगार हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुखालिफिन पर NRO 2 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की इमरान खान ने कहा कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, मुल्क अशराफिया के कब्जे में है। छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ़ करवा लिए हैं। कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर चोरी माफ़ करवाई गई हो। अपनी चोरियाँ माफ़ करवा कर कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियाँ दो। उन्होंने ये भी दावा किया कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने के लिए उनकी मिन्नतें की गईं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मिन्नतें आखिर की किसने। बिलाखिर अब PTI कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, जिसके लिए संजानी के मकाम पर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काफ़िले भी वहाँ से पहुँचना शुरू हो गए हैं। जलसे से कबल पार्टी में अहम तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। इमरान खान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। ज़राए सब बता रहे हैं कि उनकी जगह सलमान अकरम राजा को नया सेक्रेटरी जनरल नामजद किया गया है। खबरें ये भी है नाज़रीन कि बानी PTI ने सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन को भी हटाने की मंजूरी दे दी है। पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने रऊफ़ हसन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबारों के बाद इजरायली अखबार में भी साबिक़ वज़ीर आज़म के चर्चे हो रहे हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में अज़रबैजान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सहाफ़ी का एक ब्लॉग शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खबरें हैं कि इमरान खान ने अपनी साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान के ख़ानदान के ज़रिए इसराइल को पैगामात भेजे हैं, इसराइल को तस्लीम करने का इशारा दिया है। ब्लॉगर ने लिखा कि इमरान खान मगरब और इस्लामी दुनिया के दरमियान फासले कम करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाएं कि बानी दोबारा सियासत के लिए आज़ाद हों। यहाँ मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो फाइनली तकरीबन 5 बार आप लोगों का जलसा मुलतवी हुआ, कैंसिल हुआ, और उसके बाद कल फाइनली आप लोगों का जलसा होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, बाकायदा काफिले भी निकल गए हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कल का जलसा कितना तारीखी देख रहे हैं? कितने अफराद की मौजूदगी होगी कल जलसे में? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपकी इजाज़त से सबसे पहले आपको, पूरे पाकिस्तान को आज खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून पास हुआ था भुट्टो साहब के दौर में, आज 7 सितंबर है, यौम दफ़ाए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 50 साल उस कानून को पूरे हो गए हैं। आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पे बना, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन की रूह की बरकत से हमें मिला। और मैं समझता हूँ कि बावजूद बहुत गुनाहों के हम बहुत गुनाहगार होंगे, लेकिन हमारी कौम सब अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हैं, गुलाम रसूल हैं। और ये चीज़ हमने देखी कि 50 साल पहले कानून पास हुआ, और अभी इन्हीं दिनों में मुबारक सानी केस में आपने देखा कि कौमी असम्बली में तमाम जमातें, तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पे मजबूत खड़े हो गए कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कवानीन में। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हमारे आने वाली नस्लें गुलाम रसूल हों। कल हमारा जलसा है, आमीन आमीन। और बड़े अरसे बाद है इस्लामाबाद में। हालांकि मेन इस्लामाबाद में उस तरह से नहीं है जिस तरह माजी में होता था परेड ग्राउंड में या F9 पार्क में। बहरहाल इस्लामाबाद की हदूद में है, टेक्निकली इस्लामाबाद ही है। और मैं आज खुद गया था, कल हमारी और भी लीडरशिप गई थी, आज भी अभी भी वहाँ मौजूद हैं। मैंने खुद जलसे गाह का जायजा लिया है। पहले मेरे थोड़े से खदशात थे क्योंकि मैंने जगह नहीं देखी थी,
हालांकि डिप्टी कमिश्नर साहब से जब हम इजाजत ले रहे थे तो शुएब शाहीन साहब के साथ मैं गया था, मैं था, शुएब साहब थे, हमारे नौजवान रहनुमा, बहुत तगड़े हमारे वकील नईम हैदर पंजोता साहब, और साथ में सीनियर हमारे वकील और दोस्त और MNA उमर नियाजी साहब, हम सब गए थे, हमने इजाजत वहां से ली जी। आज जब मैंने स्पॉट चेक किया है तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा स्पॉट है, और इस्लामाबाद से भी वेल कनेक्टेड है, मोटरवे से भी नजदीक है, और GG रोड से भी अगर कोई आना चाहे, रोड प्लान हम दे चुके हैं। पुरअमन जलसा है, बड़े अरसे बाद है, तमाम फैमिलीज को आना चाहिए, कोई इशू नहीं, NOC मौजूद है, कोई मसला नहीं है। कल इस वक्त जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, कितने लोग कल इस वक्त इंशाल्लाह एक कामयाब जलसा करके लोग अपने घरों को जा रहे होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे पुरअमन हो। जहां तक तादाद की आपने बात की है तो किरण साहिबा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों में बहुत ज्यादा एक प्यास है, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, क्योंकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स हमें करने के मौके मिले, जैसे मैंने अपनी कैंपेन 14 दिन सिर्फ की थी, लेकिन मौका थोड़ा बहुत मिल गया था जी APK में, लेकिन अटक के इस पार तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं सूरज जो है वो 2 नीचे उतर आया था, और आज तक वैसी सूरत हाल है। अटक के इस पार कोई बड़ी गैदरिंग अभी तक नहीं हुई, पिछला 1 साल से ज्यादा, और इलेक्शन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये पहली बड़ी एक्टिविटी है। पिंडी सारा कल निकलेगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद निकलेगा, टेक्सला निकलेगा, अटक आएगा। ये तो बता दीजिए कितने अफराद आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने अफराद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नंबर तो दें। देखिए, आपको मेरा पता है, मैं कभी ना डेटे देता हूं, मैं ना कभी नंबर देता हूं, ना मैं पूरा फाल निकालता हूं, ना मैं पेशेंट गोई करता हूं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं और फैक्ट्स पे बात करता हूं, लॉजिकल डिस्कशन करता हूं। मुझे जो लगा है वो ये है कि लोगों में बहुत ज्यादा तड़प है, शायद लीडरशिप से ज्यादा वर्कर में और कारकुनान में तड़प है कि खान की कॉल पे कल ये निकलेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह एक बहुत तारीखी इज्तिमा होगा। हालांकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ कंटेनर रखे जा रहे हैं, रोड ब्लॉकिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम के समंदर के सामने कंटेनर जो है वो माचिस की डिबिया से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। सही, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि वो कितनी बड़ी तादाद में ये समंदर आ रहा है, तो क्या ये कंटेनर्स जो रोकने की कोशिश आपके मुताबिक की जा रही है, रखे जा रहे हैं, तो क्या इनको हटाने के लिए भी क्रेन्स वगैरह भी साथ लेकर आ रहे हैं क्या? अवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाती है, फिर कोई चीज अवाम के सामने कौन सी चीज ठहरती है? कोई अवाम का एक समंदर जब आता है उसके सामने कागज के पुल की क्या हैसियत है? देखें, एक पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बड़े अरसे बाद है, और ये तो पाकिस्तान के सियासी कल्चर के लिए मैं समझता खुश आइन है कि बड़ी वो जमातें बिल्कुल ठीक जो पाकिस्तान में सर तमाम सियासी जमातों का जो है वो जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें या जलसा करें, बिल्कुल दुरुस्त, और आपको एक बड़े अरसे के बाद मौका मिल रहा है। इनफैक्ट आप लोग खुद भी बड़े अरसे के बाद जो है वो आप जलसा करने जा रहे हैं। सर मुझे बताइए, बैरिस्टर गौहर आज कह रहे हैं कि जो जलसा है, ये जिन नुकात पर वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई, लाकानूनियत और आज़ाद अदलिया के हवाले से बात होगी। तो सर ये मकासद तो उन्होंने बयान कर दिए, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि जलसे से तो चीजें तब्दील नहीं होती, तो ये जो वो मकासद बता रहे हैं जलसे से कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुतालबा, चाहे कोई कुछ भी कहे, हर आदमी की अपनी सोच है। मैं समझता हूं कि कल पूरी कौम सबसे बड़ी चीज जिसके लिए निकलेगी वो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान को हमें वापस करो, इस कौम के लीडर को वापस करो, वो कौम की अमानत है, उसको कौम को लीड करने दो, उसे उसका मैंडेट वापस करो ताकि कौम को इस दलदल से निकाल सके। और साथ साथ हकीकी आजादी, और हकीकी आजादी कैसे मिलेगी? लोग पूछते हैं हकीकी आजादी मिलेगी आईन और कानून की हुक्मरानी से। और यहाँ पे आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट आता है कि इमरान खान साहिब ने, परसों मैं था उनके साथ अडियाला में, 4-5 घंटे इकट्ठे था, और उसमें उन्होंने ये बात की कि तमाम इदारे अब इतने कोलैप्स कर गए हैं कि आम पाकिस्तानी अब सिर्फ अदलिया की तरफ, आला अदलिया की तरफ देखता है। तो अगर आला अदलिया पे हमलावर होते हैं, किसी भी कानून साजी की आड़ में जजों को अटैक किया जाता है, उनको कमजोर किया जाता है, तो हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। तो तीसरा बड़ा नुक्ता देखें, असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी,
आईन और कानून की हुक्मरानी और उसके साथ साथ सर ये मसला ये है ना, मैं यही आपसे कह रही हूँ, इस तमाम चीजों के खिलाफ डिस्कशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये जलसे से मिलेगा? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जलसे से ना हुकूमतें गिरती हैं, जलसों से ना महंगाई कंट्रोल होती है, लेकिन जलसा एक अवामी इज्तिमा होता है, जलसे का एक पॉलिटिकल हुकूमत पे प्रेशर होता है। आपको इसका शायद अंदाजा होगा कि किसी भी सियासी वर्कर या सियासी रहनुमा के खिलाफ 10 बंदे भी इकट्ठे होकर बात करें तो उसको फिक्र लग जाती है, क्योंकि सियासी हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से आई होती है उसको अवाम की मुश्किलात अपनी हुकूमत के बारे में आप बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं वो बात कर रहे हैं। सुन लीजिए एक मिनट, आप सवाल करती हैं तो जवाब पूरा सुन लीजिए। देखिए, कोई भी सियासी हुकूमत जिसके खिलाफ 50-60 हजार, लाख, सवा लाख का या 30-40 हजार का मजमा इकट्ठा होता है, उससे हुकूमत की दरो दीवार हिल जाते हैं। अवाम इकट्ठे होने से बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपके अवाम जब कल इधर इकट्ठे होंगे आप देखेंगे, उसका असर देखेंगे, क्योंकि एक सवाबी में हमने जलसे किया है और सवाबी के जलसे के बाद हम जैसी जलसे का नाम लेते हैं ऐवान इफ्तितार में लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद की है जलसा ना करने के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से, कोई तगोदौ ना करने के हवाले से आप लोगों के ऊपर बड़ी तनकीद की। फिर उन्होंने दौरा भी किया, KPK का दौरा किया, पेशावर गई, मर्दान गई, वहाँ पर भी बड़ी उन्होंने लोगों से शिकायतें भी सुनी और फिर आप लोगों पर तनकीद भी की। इनफैक्ट आपके अपने जो कैबिनेट के KPK के लोग हैं उन्होंने फिर कहा कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो अब मुझे बताइए, कल स्टेज शेयर कर रही होंगी, तकरीर करेंगी कल अलीमा खान साहिबा? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं उनकी किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि खान साहब की वजह से वो बहुत काबिल एहतराम है और उनको तो मैं रोज जेल में देखता हूँ। पहले से भी बड़ी बहन या माँ की तरह हम उनको देखते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने भाई के लिए जेल में तो आप देखते हैं, स्टेज पर देखेंगे कल साहब की पॉलिटिक्स हम देखेंगे, उनको तकरीर सुनेंगे उनकी। मैं समझता हूँ उन्होंने साबित किया है। बात सुन लिया कीजिए ना, सवाल करने के बाद सुन लिया कीजिए। उन्होंने साबित किया है कि हमारी मशरिकी माएँ और बहनें जब भाइयों पे मुश्किल वक्त आता है तो ऐसी खड़ी होती हैं, और मिसाल कायम किया है अलीमा आपा ने। जहां तक उनका गिला है, देखें मेरे पास तो कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास थे जितना हो सकता है उन्होंने किया होगा। चाहे वो असद उमर, अपना उमर अयूब साहब थे, असद उमर साहब का नाम जहन में अल्लाह उनको जहां भी रखे वो खुश रखे। याद आ रहे हैं वो आपको? बीमार हुए थे, मैंने उनसे रब्ता किया था, अल्लाह उनको सेहत दे। नहीं, याद क्यों नहीं आएंगे, मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे हैं और मुश्किल उन्होंने भी काटी। जाहिर है उनका भी एक लिमिट था, उसके बाद वो नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये तो बता दें, अलीमा खान साहिबा फिर कल होंगी स्टेज पर? जमीन पे बिठाया जाता था। ये बातों में बातें आ रही हैं। असद उमर साहब की वाइफ को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है, वो अडयाला जेल में जमीन पे बैठ के अपने हस्बैंड का इंतजार करती थी मुलाकात में। तो कब बंदे के उसकी सब्र का भी एक पैमाना हो। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि इन लोगों ने कोशिश की होगी, चाहे बैरिस्टर गौर साहब है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, हम सबकी तवक्कुआत ज्यादा हैं। हमने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी जिसके पास ओहदा हो और आप उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ओहदा दिया है, जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए अली भाई, मैं जब आपको इंटरप्ट करती हूँ ना, फिर आप शिकवा करते हैं कि सवाल करती हैं तो बात पूरी सुन लिया करें, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। अलीमा आपा आएंगी स्टेज पे, क्योंकि मैं उसी का आपको अर्ज कर रहा हूँ। अलीमा आपा कभी भी उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं रहे। मेरा नहीं ख्याल वो स्टेज पे आएंगी, लेकिन अगर वो आती हैं हमें बड़ी खुशी होगी। अगर वो स्टेज शेयर करती हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया है अपने भाई के साथ, लेकिन देखते हैं कल वो आती हैं। अगर आती हैं हम सब उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो स्टेज पे आएंगी, क्योंकि उनको कोई सियासी आपको लगता है कि नहीं आएंगी वो स्टेज पे? ठीक, अच्छा मुझे बताइए कि जो जलसे की जगह तब्दील की गई है इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से, इसकी कोई वजह बताई गई है? क्योंकि दोनों जो मकामात हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो उनके कोई अपने इंतजामी मसाइल होंगे, कुछ इशू था, वो बताना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन जाहिर है हम इस वक्त कोई मसला नहीं बनाना चाहते थे। कुछ गज उधर या उससे चंद सौ गज इस तरफ हमारा मकसद एक जलसा करना है। उधर हमने कौन सी घर लेके जमीन लेके घर तो नहीं बनाना, वहां हमने क्या कोई प्लाजा खड़ा करना है, हमें तो जलसा करना है। ये जगह उससे भी बेहतर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हवा का रुख, सूरज की रोशनी और उसके साथ रोडों का नेटवर्क बड़ा नजदीक है। मेरे ख्याल में बेहतरीन हो गया, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह।
बेहतरीन जलसा होगा। ठीक, अली भाई, अब आपके सामने आ गया होगा सदर साहब के दस्तखत के बाद जो इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर सजा का बिल जो है वो अब कानून बन चुका है, तो कल के हवाले से कोई डाउट्स तो नहीं है कि कल भी कोई जलसे की जो इजाजत है वो मनसूख हो सके? हुकूमत तो करने को कुछ भी कर सकती है, लेकिन एनओसी है और कोई वजह नहीं है कि इजाजत जो है वो मनसूख हो। पहली हुकूमत और मुक्तदरा की रिक्वेस्ट पे इमरान खान साहब ने बड़ा दिल किया जब उनको कहा गया कि इस जलसे की वजह से कोई अफरा तफरी हो सकती है, तो उन्होंने 22 अगस्त का कैंसिल किया। तो कोई वजह नहीं है कि वो कैंसिल हो। जहां तक उस कानून का ताल्लुक है, वो कानून तो मैं समझता हूं कि बड़ा ड्रैकोनियन है, गलत है, काला कानून है, और ये कल कोई नहीं के गले पड़ेगा जिन्होंने बनाया है। कल मैंने असेंबली के ऊपर फ्लोर पे इनको कहा है, हुकूमती बेंचेस को, खासकर पीपल्स पार्टी को अफसोस होता है, पीपल्स पार्टी जैसी जमात जिस जो खुद कोड़े खा के यहाँ तक पहुंची है, वो आज काले कवानीन में अपना कंधा दे रही है। मैंने उनको यही कहा है कि खुदा ना करे कल यही फंदा आपके गले में पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये इन चीजों से सियासी एक्टिविटीज रुकती नहीं है। सियासतदान, अवाम, ये अगर इसी तरह हो तो इस तरह के कवानीन तो जिया साहब के मार्शल लॉ में भी नहीं पास हुए थे। बहरहाल बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नैब के हवाले से जो मामला हुए। ठीक, कल नैब की तरमीम जो है वो अदालत की तरफ से बहाल की गई। खान साहब ने कहा कि अशराफिया जो है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, अपनी सजाएं माफ़ करवा लेते हैं, NRO 2 के कहकर उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी, और फिर वो खुद ही पहली शख्सियत बन गए जो इस हवाले से अब रिलीफ के तलबगार भी हैं। अदालत में बरीयत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। तो अली भाई, कौल में और फ़ेल में फिर इतना तजाद क्यों है सर? नहीं, इसको कौल फेल का तजाद नहीं कह सकते। हम तो हमेशा से इसी बात पे यकीन रखते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब एक चादर का सवाल हुआ था तो कौन है अली मोहम्मद, कौन है इमरान खान, कौन है जरदारी साहब और कौन है नवाज शरीफ। लेकिन ये जो कानून बदला है, ये इमरान खान साहब ने तो नहीं बदला, ये तो अमेंडमेंट्स इन लोगों ने अपने लिए किए हैं। इमरान साहब पे, खान साहब पे तो गलत इल्जामात हैं, लेकिन चूंकि अब कानून वही है सर, उसी कानून के तहत तो फिर वो रिलीफ मांग रहे हैं ना, उन्हीं तरमीम के तहत। तो कोर्ट को देखिए, लेट द कोर्ट डिसाइड देन सर। इसमें रिलीफ कोई नहीं है। अगर ये कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है तो ना देखें, अगर देखें, ये आप सुन लिया कीजिए ना, आपके पास एक क्लाशनकोफ के मैगजीन की तरह सवालात होते हैं, एक के बाद दूसरा जवाब पूरा सुन लिया कीजिए। देखिए, कानून का जब इतलाक होता है तो सब पे एक जैसे होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब पे तो होगा लेकिन इमरान खान साहब पे नहीं होगा, या इमरान खान साहब अगर कहें भी कि मुझे ये रिलीफ नहीं लेना, वो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। उनके जो वकला हैं वो कोई सियासतदान तो नहीं है, वो तो अपने केस को देखते हैं। वही तो कह रही हूँ सर, अगर एक कानून आ गया है तो फिर अदालत को उस हवाले से ही डिसाइड करने दीजिए, फिर कानून अपना रास्ता खुद लेगा। लेकिन अगर किसी चीज को अली भाई ये कहा जाए कि ये NRO 2 है, ये अशराफिया अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए अगर दरखास्त दे दी जाए तो फिर तो सवाल बनता है ना सर। नहीं, पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, आपने फिर दूसरा शुरू कर दिया। देखिए, इमरान खान साहब कोई रिलीफ नहीं मांग रहे अपने लिए, लेकिन जो कानून तब्दील हुआ है वो सब पे इक्वली अप्लाई होगा। अब कानून ये है कि 50 करोड़ से कम की अगर कोई इल्जाम है तो वो नैब की परव्यू में नहीं होगा, कोई FIA वगैरह या जो भी एंटी करप्शन के इदारे हैं। तो केस तो खत्म नहीं हुआ, केस तो चल रहा है, लेकिन इदारा चेंज हो गया। इमरान खान साहब ने तो अपने लिए रिलीफ नहीं मांगा, वो तो चाह रहे थे कि कानून खत्म हो। लेकिन ये वो लोग हैं जो आप इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, आकर इन्होंने वो कानून ही बदल दिया जिस पे इनके खिलाफ अरबों के केसेस थे। इमरान खान ने कौन से अरबों रुपए जो है वो खुदा न खास्ता करप्शन किया है? जिन्होंने किया है वो तो उनके असासे मुल्क से बाहर पड़े हैं, स्विस बैंक्स बाहर पड़े हैं, एवन फील्ड बाहर पड़े। अली भाई, मैं वही बड़ी सादा सी बात कर रही थी कि आप कह रहे हैं कि अगर कानून बन गया है तो फिर अदालत को डिसाइड करने दें। कानून मौजूद है, अदालत उस एतबार से डिसाइड कर लेगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से खुद इसकी दरखास्त जाना कि इस पर रिलीफ मिलना चाहिए, उस पर मैं सवाल कर रही थी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। सर, ये बताइए, इसराइली अखबार में जो मजमून छपा है जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए बानी PTI को मौजू तरीन शख्स करार दिया गया और साथ ये दावा किया गया है कि बानी ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकूमत को पैगाम भेजे। सर, इल्जामात तो आप दुनिया के वलीउल्लाह नहीं बचे तो अली मोहम्मद या इमरान खान की क्या हैसियत है? हम पे तो हर तरह के इल्जाम आप लगा सकते हैं हमारी लीडरशिप पे, लेकिन आपको जांचा उस चीज पे जाता है जो आपकी पब्लिक पोजीशन हो और जिसकी बुनियाद पे आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। इमरान खान साहब इसराइल के खिलाफ एक मजबूत वाज़े स्टैंड, जो कायद-ए-आज़म का स्टैंड था,
कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके जब इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ खुल के बोला और फ़लस्तीन के कॉज की हिमायत की, तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह का कुछ सवाल भी किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब पे बड़ा प्रेशर था गोल्डस्मिथ इसराइल फैमिली को से, तस्लीम करने का, लेकिन उन्होंने इजराइल के तस्लीम हवाले से नहीं कभी किया। इमरान खान साहब ने बात की और अपनी कैबिनेट को इस हवाले से आगाह किया कि कोई पैगाम भेजा गया या कोई बात की गई? कोई ऐसी चीज हमारे नॉलेज में नहीं है, ना कभी इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया, बल्कि इमरान खान साहब हमेशा इसराइल के सेहूनियों के खिलाफ और भारत के खिलाफ कश्मीर कॉज पे, और सेहूनियों इसराइलियों के खिलाफ फलस्तीन कॉज पे हमेशा फलस्तीनियों के साथ खड़े थे। और मुझे कहने दीजिए कि जो दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी OIC की, उसमें इमरान खान साहब ने जब ये बात की इस्लामिक उम्मा को कि आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं ताकि कश्मीर और फलस्तीन कॉज पे हमारी आवाज में तवानाई ताकत आए, उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ और अब भारत के खिलाफ और इनके मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के खिलाफ इस्लामिक ब्लॉक की बात की है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आप जो ये सामने उसकी तरदीद करें। आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बात ना कैबिनेट में हुई, ना इमरान खान साहब ने कभी अपनी कैबिनेट को इस तरह की कोई बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू हो रही थी और क्योंकि हमने आगाज़ किया था PTI का जलसा कल मोस्ट प्रॉबली होने जा रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो कुछ तैयारियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही हैं उसी को जान लेते हैं। साथ मौजूद हैं टिका खान सानी, क्योंकि PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, तो कितने अफराद की वहाँ पर गुंजाइश मौजूद है, क्या तैयारियां हो रही हैं, कितनी कुर्सियां लग गई हैं और क्या कारकुनान रात भर वही रहेंगे, ये टिका खान सानी साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। इनफैक्ट DJ भट्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा ज़रा। टिका बताइए। DJ भट्ट जो कि तहरीक इंसाफ के जलसों से ही शोहरत उन्होंने पाई, वो आज इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। DJ भट्ट क्या नया म्यूजिक दे रहे हैं, बड़े अरसे बाद ये, चूंकि D चौक में जो था जलसा उसमें भी ये मौजूद होते थे और इनको बाय नेम पुकारा जाता था। ये बताइएगा कि क्या एहतमाम कर रहे हैं, क्या नया दे रहे हैं इस जलसे को? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी, बीमारी के बाद दोबारा से यहाँ पे वन टाइम अगेन नज़र आ रहा हूँ। और थैंक यू सो मच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान का और स्पेशली खान साहब का, जिन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया है। यहाँ पर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होने लगा है। इतनी बड़ी स्टेज आज तक नहीं कभी बनाई, 250 फीट लंबी स्टेज, इतनी बड़ी स्टेज तो पॉसिबल ही नहीं कभी आज तक कोई बनाए, लेकिन हमने ये स्टेज बनाई। उसके साथ साथ आप बना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे जलसे में सवाए सिक्योरिटी के सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई और कुर्सियों के अलावा तो वो कर रहा हूँ। ताहद्दे निगाह जहाँ तक भी आपको जगह नज़र आएगी वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ बरकी कुमकुमे, बड़ी बड़ी लाइटें, सबसे बड़ी स्क्रीन जो सी है वो, और उसके साथ साथ पंडाल में भी बेशुमार साउंड सिस्टम के साथ साथ स्क्रीनें लगाई जा रही हैं। नया गाना जो है स्पेशली उस्मान बंगश ने भेजा है हमें, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना है और कल वो आपको सुनाया जाएगा, सरप्राइज रखा जाएगा, वो आपको इंशाल्लाह कल ही बताएंगे। कोई एक बोल तो सुना दे DJ भट्ट। सर आप चाहते हैं सरप्राइज तो और दूं? सर नहीं, एक जरा सा चले ये बताइएगा कि कितने किस्म के सॉन्ग तैयार करके यहाँ लाए? सर देखें, पाकिस्तान में PTI को प्यार करने वाले सारे सूबों से लोग मौजूद हैं और कल देखिएगा सारे सूबों के जोन से गाने भी चलेंगे और नाकदा कोका भी चलेगा और मजर राय का जोन सा गाना है कैदी नंबर 804 वो भी चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी, साथ मौजूद थे आप और अपडेट कर रहे थे जलसा गाह से, जहां कल PTI के जलसा होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल चौधरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मौजूद मेहमानों में दानियाल चौधरी साहब, आबिद जुबैरी साहब और साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। दानियाल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, PTI कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। अभी ब्रेक से पहले हम उनकी मुकम्मल तैयारी वगैरह देख रहे थे। इससे पहले भी कई बार कोशिशें की हैं उन्होंने, तकरीबन 5 बार तो उनका जलसा ही मनसूख हो गया, कभी इजाज़त नहीं मिली, कभी उन्होंने खुद इनकार कर दिया कि नहीं किया, हमेशा ऐन वक्त पर इजाज़त वापस ले ली गई। इस बार सर कर लेंगे कल जलसा? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जिस तरह आप कह रही हैं कि कल कर लेंगे,
देखिए, जो पिछला जलसा भी था उनका बिल्कुल मनसूख हुआ था, उनका एनओसी, लेकिन जलसा जो था उन्होंने बाय विल और दे ओन कंटेंशन की वजह से उन्होंने कैंसिल किया था। अब जो कल का जलसा है, क्या वो होएगा या नहीं होएगा, इसमें दो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि जो मेरा जुमे को बिल था उसमें बड़ा कैटेगोरिकल जगह, टाइम, एप्लीकेशन, चीज़ें, प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया था और बता दिया है, और एरिया भी बता दिया है कि कौन से एरिया में किस जगह में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने स्लाइड शिफ्ट तो किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, जो मैं कल भी ये कह रहा था प्रोग्राम्स में, कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, और एज़ पर माई नॉलेज कि जब वंस द बिल हैज़ बीन पास एंड द प्रेसिडेंट हैज़ साइंड ऑन इट, तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कल सुबह जो है कि वो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो देखती हैं इन तमाम चीज़ों को, वो कल अपना क्या फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक इनके ऊपर है कि इन्होंने अपना ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अगर इनको परमिशन मिलती है और परमिशन इसी तरह चलती है तो उसमें 10-12 लाख लोग तो होंगे। ये 500-4-5 हज़ार बंदों से गुजारा तो नहीं करना चाहेंगे, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स टुमारो। लेकिन ये बड़ा एक क्लियर लिटमस टेस्ट होगा कि पाकिस्तान की आवाम ने जराव गिराव, तफरीक, नफरत, पाकिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को पाकिस्तान के लोगों ने खैराबाद कह दिया है, दे आर नॉट विद देम। और दानियाल साहब, आपने ऐसी मुबहिम बात कर दी है ना कि इससे सवाल खड़े हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सुबह पता चलेगा कि आया अब उस नए कानून के तहत इजाज़त कल मिलती है, जलसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं। तो सर कल क्या देख रहे हैं आप? देखें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके मुल्क में दुनिया से इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, और जब हम उनको बताते हैं कि पुरअमन मुल्क है, आप यहाँ आएँ, आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, और साथ हम कंटेनरों की दीवार बना दें, हम उनको जेल कर दें, वो होटलों में रहें, और उसके बाद हम कहें कि तुम यहाँ से बाहर ना निकल सको लेकिन बहुत पुरअमन मुल्क है, तो मुझे बताएं क्या ये लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसी तरह की आने देंगे? क्या अब एक ही सोच आगे बढ़ सकती है, या वो जलाओ घिराओ, तफरीक, पाकिस्तान को बंद करने की, और या पाकिस्तान को आगे ले जाने की। कल कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं आपके पास सर कि कल कोई जलाओ घेराव वगैरह के हवाले से जो आप ये बात कर रहे हैं दानियाल साहब? नहीं, देखिए, मैं तो उस बिल की इन्फोर्सेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो उस बिल के आने के बाद मुझे लगता है कि अगर तो असूलन तो ये होना चाहिए था कि इनको उसी जगह में कन्फाइन करके, और उसका प्रोसीजर क्योंकि पार्लियामान ने उसको एक्सेप्ट किया है और आईनी तरीके से इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नाउ, तो उसको उस बिल के तहत बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल और देन दूसरी बार उसकी खिलाफ वर्जी करने पर 10 साल की सजा है ना, तो इजाजत तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। नहीं, देखें, जब वो बिल आता है तो पहले वो डिफाइन करता है जगह की डेफिनेशन होगी कि आपने संजानी के एरिया में जो हमने जगह डिफाइन की है आपने वहाँ करना है। फिर आगे कि आप उसके तहत आपने इजाज़त और परमिशन लेनी है उस बिल के तहत, तो अब आपने उसमें प्रोसीजर और परमिशन लेने का तरीका भी आपने वाज़े कर दिया, और फिर किससे और कैसे लेनी है वो भी वाज़े कर दिया। तो अगर तो उसकी स्पिरिट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर तो मुझे लगता है कि इनको कल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस लोकेशन पे करने की, और उनकी इजाज़त सिर्फ उसी लोकेशन पे होनी चाहिए जो हमने डिफ़ाइन की है या हमने कहा है। लेकिन अगर ये कल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी समझते हैं कि इसकी इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो कल से नहीं परसों से लागू होगा या परसों से इसको इन्फोर्स करेंगे, तो देन आई थिंक दे विल हैव टू जस्टिफाई कि व्हाट रीजंस दे हैव। ठीक, बिल्कुल ठीक। साले साहब, आपने बड़ी अहम खबरें दी हैं सर। आपने खबर दी है कि हुकूमत ने आईनी इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार कर लिया है और रवा हफ्ते पार्लियामेंट से इसको मंजूर भी करवा लिया जाएगा। सर, क्या तरमीम लाई जा रही है? क्या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कोई तरमीम वगैरह लाई जा रही है, और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी कोई कानून वगैरह तब्दील किया जा रहा है? हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? वैसे किन आपके साथ दानियाल चौधरी साहब बैठे हैं, आप पहले तो इनसे पूछें कि इन्होंने कानून वहाँ पे बिल मुतारफ़ कराया है और उस मुसव्वदे के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा मकसूद है,
और ये तादाद जो है 17 से बढ़ाकर इन्होंने 23 करने की बात की है अपने कानून में, वो डेफर हो चुका है। मुमकिन है कि वो भी पुटअप हो जाए, लेकिन उससे जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये ज़रूरत है इस हुकूमत की कि वो मौजूदा अदलिया के जो इस वक्त स्ट्रेंथ है उससे मुतमिन नहीं है। ना सिर्फ उनसे मुतमिन नहीं है बल्कि अदलिया के इस तर्ज अमल से जो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो रवश चल रही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये अपनी कहा है उसमें फैसले में कि जो 8 जजों ने फैसला किया है वो खिलाफ आइन है, मावरा आइन है। और उसमें उन्होंने हवाला भी दिया है कि अगर उस फैसले को जो 8 जज साहिबान ने दिया है उसको माना जाए तो फिर उसके लिए उनको आइन की कुछ दफात को मुअत्तल करना पड़ेगा। अब ये ठीक है कि वो 2 जजों का फैसला है और 8 जजों के फैसले के बारे में है, लेकिन बहरहाल इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि ये बात मेरा ख्याल है कि सभी तस्लीम करेंगे कि वो जो 8 जज साहिबान ने फैसला किया था उसमें कतई तौर पर ये नामुमकिन बना दिया गया था कि इस हुकूमत के साथ अदलिया का इस तरह से चलना शायद आसान नहीं हो। 5 का सर वो 11 ठीक सर। अभी मुझे ये तो बता दीजिए जो आपने खबर दी है उसके मुताबिक होने क्या जा रहा है, क्या ये कोई तरीक़ेकार वगैरह तब्दील होने जा रहा है, ये तो बताइए। जी मेरी इतला तो यही है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की कौमी असम्बली में और सेनेट में अलग अलग एक ही कानून जो है मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें अदलिया के हवाले से भी कुछ मौजूद हैं दफात, और उसके अलावा गुड गवर्नेंस के हवाले से भी कुछ दफात मौजूद हैं। और जो नई आइन में जी वो दफात क्या है? जी आइन में जो दफात क्या है मैं ये पूछ रही जा रही है, मैं अर्ज करता हूँ। उसमें एक तो ये है कि जजों की जो कौमी जजों की जो भर्ती है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको उसको आसान बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ इनका जो मुहासबा है, जो ततहीर है, उसके लिए भी कानून को सख्त किया जा रहा है और ख़ास तौर पर उसमें पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है उसको उसमें शामिल किया जाएगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सर ये इसमें क्या ये मोस्ट सीनियर वाला मामला वो भी निकाला जा सकता है कि जजेस का चुनाव हो मोस्ट सीनियर का, इसके ऊपर से वो खत्म हो जाए? जी जब पाकिस्तान की फौज का जो चीफ है उसके सरबराह को मुकर्रर करने के लिए इंतजामिया 5 या 6 जनरल्स का पैनल तलब करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक पुराने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये एक टेक ओवर कर लिया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सबसे सीनियर मोस्ट होगा। अगर सीनियर मोस्ट का जो लॉ है या सीनियर मोस्ट का जो असूल है उसको माना जाए तो फिर ये आप पाकिस्तान की फौज के हवाले से ये क्यों आपके मुताबिक हुकूमत ये करने जा रही है? सर बिल्कुल हाँ ये नाम बताइए। मैं आबिद जुबैरी साहब जा रही है जी, करने जा रहे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे इस हवाले से बता दीजिए, एक तो ये जो तरमीम हुकूमत लाने जा रही है ये मोस्ट सीनियर जज के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि उसके बजाय वो पैनल के साथ और फिर जज का बाकायदा तौर पर सिलेक्शन किया जा सकता है, तो सर ये बताइए ये चीफ जस्टिस का, सर ये बताइए ये तरमीम के ज़रिए हो सकता है? एक तो ये, और वो जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है जो दानियाल साहब के हवाले से ही बता रहे हैं कि वही लेकर आए हैं ये बिल, तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है सर तरमीम के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो साहब बिल लाए हैं दानियाल साहब आप फरमा रही हैं जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, ये तो एक कानून है 1997 का, उसके अंदर तरमीम करके ये लोग कर सकते हैं, लेकिन दानियाल साहब का बिल उसमें डिफ़र हो गया क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये प्राइवेट बिल से ये तादाद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसमें आर्टिकल 74 और आर्टिकल 81 हमारा आइन का कहता है कि जब जजों की तनख्वाहें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पे होती हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, उसके लिए जो बिल है वो हुकूमत को लाना होगा, तो इनका बिल तादाद
तादाद बढ़ाने के लिए नाकारा है, वो हुकूमत को ही लाना पड़ेगा। ये आर्टिकल 74 और आर्टिकल 81 का आइन कहता है। हाँ, जहाँ तक बात आपने तरमीम की और देखें दोनों एक साथ बिल नहीं पेश होते, जो आपके भी साहब थे वो फरमा रहे थे। इसमें बिल एक ईवान के एक जैसे नेशनल असम्बली में होगा तो वहाँ 2/3 से अक्सरियत से जब कबूल हो जाएगा आइनी तरमीम का बिल तो फिर वो सेनेट में जाएगा, वहाँ से 2/3 अक्सरियत से होना चाहिए। जॉइंट सेशन में भी नहीं हो सकता, ये अलग अलग जाएगा, एक हाउस से अप्रूव होकर दूसरे में जाता है, इस तरह से होता है। दोनों में 2/3 अक्सरियत चाहती है, उसके बाद सदर मुमलिकत जब उसे साइन कर देते हैं तो वो आइनी तरमीम का एक्ट बन जाता है। आपने जहाँ तक बात की चीज़ करने की, इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये सीनियर मोस्ट का नहीं कहा था, ये 19वीं तरमीम की तरफ इसी पार्लियामेंट ने, जिसमें ये सब जमातें शामिल थीं, उन्होंने ये 19वीं तरमीम की थी और 19वीं तरमीम की तरह एक आर्टिकल 175A उसमें शामिल किया था, जो जजों के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके अंदर सब आर्टिकल है, सब क्लॉज है 3, जिसको कहता है कि सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस होंगे। ये मद्देनज़र रखते हुए 2 हमारे पहले फैसले थे 1996 के 1998 जब जस्टिस सज्जाद अली शाह की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब ये उनका तरीक़ाकार उसको बदलने चाहते हैं, तो बदल लें। अगर ये आइनी तरमीम कर सकते हैं और पास करा लेते हैं तो ये बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन इसको देखना होगा कि ये चैलेंज होगी, बुकला तंजीमें क्या कहेंगी, क्योंकि देखिए ये जो भी मुदाखलत हो रही है इसके अंदर वो हमें अगर दरिया को कमज़ोर कर दिया गया और पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी बना दी गई कि जजेस अपने उसमें इंडिपेंडेंट, अगर जो ही कानून नहीं बन सकता। मैं तो कहता हूँ आइनी तरमीम आज तक पाकिस्तान में कोई आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, एक्सेस टू जस्टिस पे आता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ कोई इवन आइनी तरमीम आएगी तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि उसको चैलेंज किया जाएगा। और देखा जाएगा आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई बिल वगैरह आता है, कोई तरमीम आती है तो वो हो तो सकती है, लेकिन फिर इसका रिएक्शन भी देखना पड़ेगा कि क्या आता है अदलिया जो बुकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक। और ये जो अभी आपके साहब जो कह रहे थे कि चीफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए 5 जजेस आते हैं, बाय द वे चीफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आइनी नहीं होती, फॉर द असेंबली आर्मी एक्ट होती है। यहाँ चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आइन के तहत, तो ये आइन के 3 इदारे हैं। चीफ जो आपके जो आर्मी चीफ होते हैं वो ग्रेड 21 या 22 के ऑफिसर होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। वो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो उनको कंपेयर करना कि जी उन 4-5 लोगों के नाम आते हैं, उसमें से किसी जर्नल को बना दिया जाता है चीफ ऑफिसर। इसी तरह मैं आपकी बात का जवाब, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा दिया है कि ये बिल्कुल हो सकता है अगर हुकूमत ये बिल आती है, लेकिन प्राइवेट बिल्स के थ्रू नहीं हो सकता। तो दानियाल साहब, जो आपका बिल था वो प्राइवेट बिल था और वो कह रहे हैं वो डिफर भी हो गया, तो फिर अब क्या हुकूमत सोच रही है इस पर कोई बिल लाने का? सेकेंडली ये सर, जो आईनी तरमीम के हवाले से एक तो नंबर आप लोग पूरे कैसे करेंगे, ऑब्वियसली मेजॉरिटी की जरूरत होगी। तीसरा ये कि जो साले जफर साहब बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते कोई आप लोग बाकायदा तौर पर कोई बिल वगैरह या कोई तरमीम वगैरह लाने जा रहे हैं, तो ये हो रहा है? देखें जी, पहले अगर मैं आपकी फेज़ में अगर बात करूं प्राइवेट बिल की, जो मेरा बिल है जिसमें मैंने जजेस की तादाद को बढ़ाने का कहा है, और उसकी जो तादाद है वो बढ़ाने की रीज़न ये है कि पाकिस्तान में 25,000 से ज़्यादा केसेस बैकलॉग के ऊपर हैं। यहाँ ऐसे जो हालात चल रहे हैं कि आपके जो उसका स्पिरिट है कि उनको एड्रेस करना, कि आपका जो बैकलॉग है उसको एड्रेस करना, और जस्टिस डिनाइड इज़ जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इस मैक्सिम को एड्रेस करना। जहाँ तक बात है इसकी कि ये प्ले हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे मल्टीपल बिल्स इसी अवान में इसी तरह के PTI के दौर में भी और इससे पहले भी ले हुए हैं, और उनके ऊपर वोट हुई है, लेकिन उनको वो पास नहीं हो सके। तो जहाँ तक बात है ले होने की, तो पहला फेज़ तो ये है कि आपको इस तरह के बिल्स ले हुए में, और ये बिल भी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक में ले हो जाएगा। इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द, इसके ऊपर बैठ कर डिस्कशंस, चीज़ें जो क्लैरिटी लेनी थी वो क्लैरिटी ले ली गई है, और इसमें कानून में और आइन में बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस की बात नहीं कर रहे, हम अपॉइंटमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जजेस टू सुप्रीम कोर्ट, ब्रॉडनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो नए बाहर से हायरिंग की बात नहीं कर रहे। तो आप ये कह रहे हैं और इसमें जो गुंजाइश है, इसको अब फर्दर हुकूमत इसको कानून बनाने जा रही है? नहीं, हुकूमत नहीं बनाने जा रही। मैंने इसको दोबारा पुट करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत
और जितने भी और हमारे ऑपोजिशन में भी दोस्त और भाई हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है ही ये कि भाई कि आपके जो इश्यूज़ हैं, जो बैकलॉग है, जो लोग पाकिस्तान में यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको 25 साल जेलों में हो गए हैं और उनकी अभी तक अपीलें नहीं लगी, ये उन लोगों के लिए बिल है जो बेचारे आज तक अपने सजाएं पूरी करके घर चले जाते हैं, तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए बिल है। सर आसान कर दीजिएगा। जजेस की तादाद गालिबन 21 थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि 2 जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए सिर्फ, यानी कि 17 से 19 होनी चाहिए। तो आप ये 17 से 19 पे लेके गए या 21 पे लेकर आए या 23 पे लेकर आए सर? देखिए मैं 23 पे लेके आया हूँ और क्या नाम है, जो पहले बिल आया था उसमें भी ये पहले जो बिल आया हुआ था इसमें जो पास नहीं हो सका था, लेकिन वो जब ले हुआ तो इसका मतलब कि इस ऐवान में इस तरह के जो आज ये बात कर रहे हैं उन्होंने खुद इस तरह के बिल्स ले किए हुए हैं और इस ऐवान में उन पर वोट नहीं हो सका, उनको हो सका, लेकिन अब होगा और इंशाल्लाह वो पास भी होगा और पाकिस्तान के उन लोगों की जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो एड्रेस भी होंगे। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, नेक्स्ट वीक आईनी तरमीम ला रहे हैं आप लोग, जरा साले जफर साहब की खबर के हवाले से जरा बता दीजिए, तरदीद कर दीजिए, तस्दीक कर दीजिए, ला रहे हैं आप लोग तरमीम? देखिए मैं उनकी खबर की तस्दीक या वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक होगा और इसमें जहाँ तक नंबर्स की अगर खाली बात की जाए तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस जलाओ घिराव की सोच से, नफ़रत की सोच से, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सोच से, पाकिस्तान को आग लगाने की सोच से डिफ़र करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि ये मुल्क और अंधेरों में जाए, वो ये नहीं चाहते कि ये मुल्क और तारीखियों में जाए और हम कोई भी चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट लेके आए। और वो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं जो आपको आईनी तरमीम में सपोर्ट करेंगे, वो ये सोच रखते हैं, वो लोग ये सोच रखते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए और अगर किसी जमात और ये सोच आज़ाद अरकान की है सर, बेहतरी जो पीटीआई की आज़ाद अरकान है, मैं बताता हूँ, किसी जमात ने आज तक अगर डिलीवर किया है और पाकिस्तान को अंधेरों से, तारीखियों से, दहशतगर्दी के नासूर से, इन तमाम चीजों से निकाला है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नंबर्स नहीं है आप लोगों के पास, तो नंबर्स पूरे करने के लिए आपको जरूरत है। अब आप जिस सोच की जानिब तस्करा कर रहे हैं उस सोच के बारे में भी तो बताइए। ये उन लोगों की सोच है जो पीटीआई के आज़ाद अरकान है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हीं के जरिए फिर तादाद पूरी होती है आपकी? नहीं, ये उन लोगों की सोच है जो हमारे कोलीग्स हैं, उनका डिफरेंट, मेरे ही बहुत लोगों से बात भी हुई, आप उनसे बल्कि वो खुद रिकमेंड करते रहे कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए जो इनको रोके, जो ये जलाओ घिराओ, नफरत की तफरीक, इन चीज़ों को बंद करें, पीटीआई की आज़ाद अरकान नहीं है उनमें, स्टेबिलिटी लेके आए। और वो मैं अब आई विल नॉट आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू कमेंट ऑन इट, लेकिन आप देखेंगे वो लोग, वो उनका ताल्लुक कहीं से भी है, किसी जमात से भी है, वो उसको फेवर करेंगे इंशाल्लाह और ये हिस्ट्री बनाएंगे। कि कौमी असेंबली में सर आपको मेरी बात सुने, कौमी असेंबली में इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के नाम से कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ, दानियाल साहब इसे इत्तेफाक करें ना करें। और वो जो मेंबर्स हैं जो वोट देना चाहते हैं आईनी तरमीम को, वो इसमें आज़ाद हैं। अगर कोई जी हाँ, तो अगर उनके लिए विप जारी करेगा तो उसका उन पर इतलाक नहीं होता। अब ये दानियाल साहब से बात कर रहे हैं आप, प्लीज। तो साले साहब, ये मौलाना साहब की पार्टी भी सपोर्ट करेगी हुकूमत को? ये तो मौलाना साहब आपको बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मौलाना साहब इसकी मुखालफत नहीं करेंगे और मौलाना साहब सपोर्ट करेंगे इसकी, कि बिकॉज उन्होंने तो आपको पता है कि जो नए उनके रुझानात सामने आए हैं उससे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इसकी हिमायत करेंगे। तो और क्या ये जुबैरी साहब ये बताइएगा कि ये मुमकिन है कि जो आज़ाद अरकान हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कह लीजिए या पीटीआई के कह लीजिए, वो लोग इस बिल की हिमायत करें, हुकूमत को वोट दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? देखिए मैं नहीं समझता वो आज़ाद हैं, मैं दोनों बातों से इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं,
वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया, इन्होंने एक एक्ट से उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की है हुकूमत ने पार्लियामेंट में, लेकिन वो एक जजमेंट है कि ये लोग आज़ाद नहीं हैं। ये 11 जजों ने इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये पीटीआई के मेंबर थे, ये आज़ाद नहीं थे, वो गलत इंटरप्रिटेशन थी। और अभी जब तक वो जजमेंट रहती है जो पंजाब की असेंबली की आई थी 63A की, जिसके ऊपर ये था कि जो अगर आप किसी पार्टी में, और ये 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे कह सकें, वो अभी तक नाफिज़ अमल है उसके अंदर, और उन लोगों ने एफिडेविट भी जमा करा दिए गए हैं। अब वो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन के, उसके बीच में ये एक्ट ले आए उसको ओवरटर्न करने के लिए जजमेंट, जो ये नहीं कर सकते और वो लोग आज़ाद नहीं है, तो दे आर बाउंड बाई द प्रिंसिपल। तो ये मेरे ख्याल से ये लोग वोट नहीं कर सकेंगे। और अगर क्योंकि उस जजमेंट में ये था कि अगर आप अपनी पार्टी हेड या पार्लियामेंट्री पार्टी हेड के खिलाफ, उस मर्जी के खिलाफ कर वोट ही नहीं डाल सकते। और जब तक वो जजमेंट बाकी है, रिव्यू उसका पेंडिंग है, अगर वो रिव्यू अलाउ हो जाता है कि जी आप पहले वोट दे दें अपनी पार्टी के खिलाफ, तो आप पे वो डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगा। तो मेरा हिसाब है कि ये लोग नहीं, अगर इन्होंने इस तरह से कोशिश कराई तो ये भी चैलेंज हो जाएगा, तो इनको मुश्किल आ जाएगी। नहीं विजय वकील साहब जो कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। ये नहीं ये देखिए, कौमी असेंबली और मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो नैब तरमीम बहाल होने से उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दरखास्त भी दायर कर दी है 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत के हवाले से। तो जरा इस हवाले से भी फरमा दीजिएगा। मुझसे पूछ रही हैं आप? हेलो, किरण आप ये मुझसे पूछ रही हैं या वकील साहब से दरियाफ्त कर रही हैं? जुबैरी साहब आप सुन सकते हैं मुझे? सर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये नैब तरमीम के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया था और उन्होंने वो तरामीम उसको कर दी, तो जिससे सबसे बड़ा नुकसान उस जजमेंट का इमरान खान साहब को खुद हुआ था, उसका पूरा फ़ायदा होते हुए उन्होंने तोशाखाना रेफरेंस भी बना दिए। और ये अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, अब सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को तो हुआ ही हुआ, बिलियंस माफ़ हो गए जिनके लिए ख़ास तौर पे कवानीन बने थे, और वो माशाल्लाह से आज वो फ्री हैं, उनके खिलाफ उनके केसेस ख़त्म हो गए इस रिव्यू जो इस अपील में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। लेकिन उसका फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्टली इमरान खान साहब को हो रहा है। बिल्कुल उन्होंने सही एप्लीकेशन दी है कि वो अब तो, क्योंकि देखिए वहाँ एक लॉ आ गया है कि आपको दिखाना होगा कि इनको गेन क्या हुआ है, उस 190 मिलियन जो आया उससे इनको क्या फ़ायदा, इनको क्या मिला। तो अगर इनके पास वो सबूत नहीं है देने के लिए, तो वो रेफरेंस ख़त्म हो गया। और तोशा खाना केस में जो भी कर लें, उसकी जो रियल प्राइस है वो 50 करोड़ से कम होगी, क्योंकि अब तो 50 करोड़ से ज़्यादा रेफरेंस नहीं हो सकता। उसका उसी के खिलाफ रेफरेंस बनेगा, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे कम में तो हो ही नहीं सकती। वो नैब के दायरे इख्तियार से ही बाहर निकल गया। तो हर तरह से इमरान खान साहब को पूरा फ़ायदा होगा इसका। जी पूरा फ़ायदा होगा। दानियाल साहब, सर आखिर में ये ज़रा बताइएगा, जो इजरायली ब्लॉगर ने लिखा है कि इमरान खान साहब ये एक पुल का किरदार अदा करने में मौजू तरीन शख्स हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं इस वक्त, तो सर क्या इमरान खान अपने दौर में इसराइल को खुफिया तौर पर कोई पैगाम वगैरह उनकी तरफ से भेजा गया? क्या हुकूमत के पास ऐसी इत्तला मौजूद है? क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज से तो ये मामला छुप नहीं सकता, ये बात छुप नहीं सकती, तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है क्या? देखें, अगर किसी के घर में उनकी बीवी से लेकर बच्चों से लेकर ससुराल से लेकर सब इसराइली हों और उसी जैक गोल्डस्मिथ के सपोर्टर्स हों, आप पे खुलेआम कैंपेन कर रहे हों, डॉक्टर इसरार पाकिस्तान में ऐसी स्पीचेस करके बता चुके हों जिनकी थ्रू आउट कैंपेन जो है वो जूस के अंदाजा नहीं, मैं तो इत्तला की बुनियाद पूछ रही हूं। कोई अभाम की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक क्लैरिटी है, ये बड़े पहले दिन से क्लैरिटी है और डे 1 से ये क्लैरिटी है कि ये जो हैं ये उनके हमेशा उनके स्पोक्स पर्सन रहेंगे। जब पूरा गज़ा में बमबारी से लेकर क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तब भी आवाज़ नहीं उठा सके। ये इन्फॉर्मेशन कल भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। इन्होंने हमेशा ये उनके कहने पे चलते रहे हैं, चलेंगे और हमेशा पाकिस्तान को कमज़ोर किया है और कमज़ोर करते रहेंगे। ये 9 मई जो था, आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास, था जो आपका दुश्मन नहीं कर सका। ये गोल्डस्मिथ फैमिली के थ्रू इजराइल से राब्ता किया गया है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, ताल्लुकात को बहाल या नॉर्मल करने के हवाले से। ये मैं इसीलिए कैटेगोरिकली पूछ रही हूँ सर कि इंफॉर्मेशन है इसकी, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्कुल
बिल्कुल ये दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, और इसके ऊपर अभी नहीं, पहले से भी इंफॉर्मेशन है और इसके ऊपर रिपीटेडली इंफॉर्मेशंस हैं, आती रही हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रही है। और रिगार्डलेस, और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान को जो इश्यूज़, चीज़ें पाकिस्तान सफ़र करता रहा, पाकिस्तान मुश्किलों में पाकिस्तान को भेजते रहे या भिजवाते रहे, वो दिस एंटायर लॉबी वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दैट लॉबी इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू इमरान खान। आपने वही लॉबी आपने जब हायर की अमेरिका में, तो पाकिस्तान के खिलाफ लेजिस्लेशन पास हुई, उनके सेनेट से, उनके पार्लियामेंट से। सर ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, तो ये सिर्फ इल्जामात नहीं होने चाहिए। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो क्रिया तो चाहिए, सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल चौधरी साहब साथ मौजूद थे, आबिद जुबैरी साहब साथ मौजूद थे, साले जाफर साहब साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।